सबसे पहले मैकेनिक्स का पेपर देखते हैं। ये आपके आया हुआ पेपर है, कब का? जून 2019 में। ये सिलेबस अपडेट होने के बाद का पेपर है, जून 2019 में, ठीक है ना। लाइक का बटन सब लोग दबा दें। जून 2019 में ये पेपर आया हुआ है, ठीक है। वेद हैं, धीरज हैं, अतुल, ठीक है, हाँ, इंग्लिश इंजीनियर ब्लॉग, निखिल, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले मुद्दे पर बात किया जाए। जून 2019 में आया हुआ पेपर है, और सुनिए ध्यान से, पेपर को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। ये बोला है 50 नंबर का पेपर आया है, 2.5 घंटे आपको समय दिया है, और यहां पर एक बात ठीक से लिखी गई है। क्या लिखी गई है? हाँ, सुनिए क्या लिखी गई है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, पहले ऊपर लिखा गया। वैसे क्वेश्चन वाइज इंडिविजुअल्स में भी ऑप्शंस होते हैं, तो आप सबसे पहले इसको देख लीजिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन, यानी स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन का न्यूमेरिकल डेटा जरूर चेक करें, और दोनों लैंग्वेज में चेक करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस का डेटा दोनों लैंग्वेज में चेक करें। इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन, यानी हिंदी ट्रांसलेशन में यदि कुछ अलग होता है या कुछ अलगाव पाया जाता है, तो एनी क्वेश्चन द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन, यानी क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, इसकी सलाह हमें दी गई है, ठीक है। क्लियर है? बोला गया यूज पेजर एंड मोबाइल फोन बाय द स्टूडेंट इज नॉट अलाउड, यानी यूज ऑफ पेजर मतलब पेजर और मोबाइल फोन का प्रयोग आपके लिए वर्जित है। ये सब पुरानी बातें। नई बातें क्या है? नई बातें हैं क्वेश्चंस पर जरा हम लोग गौर करेंगे। मैंने आज कहा था कि पूरा थ्योरी का पार्ट एक ही क्लास में हम लोग खत्म करेंगे, ऐसा मैंने कहा था, ठीक है। आइए सब लोग जरा क्वेश्चन पर एक बार एक नजर डालते हैं। क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में पहला बोला है, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, पहले में बोला है कि सभी प्रश्न हल करिए, ठीक है। एक चीज यहां पर 3 क्वेश्चन हम लोग को दिया गया, नोट में बोला है सभी प्रश्न हल करिए, और हम लोग को पहले में अ ब स 3 क्वेश्चन दिए हैं, फिर दूसरे में भी ऐसे दिया। यहाँ पे ये लिखना भूल गया है कि इसमें से 3 में से 2 ही करना है। क्यों 2 ही करना है? क्योंकि क्वेश्चन तो 3 है, अ ब स, नंबर आप देख रहे हैं 2 गुणा 5, यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का है 2। ये डायरेक्ट पेपर उठाया गया है, बट इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं बनाए गए हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको 3 नहीं करने हैं, 2 करने हैं। और क्या है पहला? सब लोग ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे कह रहा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल फील्ड में होने वाले उपयोग का वर्णन। अभी केवल सुनिए ध्यान से मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपने जो आज तक मुझसे पढ़ा, मैकेनिक्स की क्लास में पढ़ा, जरा देखिए कि उसका कोई असर हुआ है कि नहीं हुआ। क्या सब लोग सहमत हैं पेपर देखने के लिए कि मैं पढ़ाऊं? एक बार बताइए, पेपर दिखाऊं कि पढ़ाऊं सीधे? बताइए जल्दी से आप लोग, ठीक है ना। अभी थ्योरेटिकल वाला पार्ट शुरू करेंगे। उसके बाद कह रहा है पहला कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल फील्ड में, यानी यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स। इज दैट क्लियर? अगला बोल रहा है बलों के ट्रांसमिसिबिलिटी के सिद्धांत को समझाइए, और फिर है बलों के त्रिभुज नियम यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स को समझाइए। ये बोला है कि इसको प्रूफ करिए, व्युत्पन्न करिए, ऐसा कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला है। क्या आप में से कितने लोग हैं कि अभी करंट में इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर लेंगे? बताइए कितने लोग आप लोगों में से हैं कि सर इन दोनों क्वेश्चन का तो आंसर हम लोग आराम से कर लेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल फील्ड में प्रयोग क्या है। अभी मैं आपको थ्योरी वाला जो पेपर उठाया हूं ना, वो भी मैं दिखाऊंगा कि मैंने जो सेट, अच्छा कुछ लोगों को मैकेनिक्स का पेपर मिल चुका होगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल का एप्लीकेशन पे है, डाउनलोड कर लीजिएगा उसको, ठीक है। ये नीचे स्क्रॉलिंग बंद है, मैं चालू कर दे रहा हूं आपका। ये दोनों चीजें नीचे देखिए, अब चल रहा होगा, मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? दूसरे क्वेश्चन पर जरा गौर करिएगा। बोला है दूसरे क्वेश्चन में, इसमें भी यही बात है, 5 देखिए, दूसरे क्वेश्चन में भी यही बोला है कि 2 गुणा 5, यानी 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, हाँ ग्रेट ग्रेट, सभी लोग कर लेंगे, वेरी गुड। लेकिन आप लोग सेशन शेयर नहीं किए हैं, इसका मतलब, हाँ ठीक है। सेकेंड वाला ट्रांसमिसिबिलिटी का रूल बहुत आसान है, तुम भूल गए हो, नहीं तो वो भी कर लोगे। जो कह रहे हैं कि सर फर्स्ट और थर्ड कर लूंगा,
वो ये जान लें कि ट्रांसमिसिबिलिटी का बल जहां लगता है उसकी क्रिया रेखा पर कहीं भी काम कर सकता है, यही है ट्रांसमिसिबिलिटी का रूल। अभी दिखाता हूं, थोड़ा वेट करो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मोमेंट ऑफ ए फोर्स से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। हद है मोमेंट की परिभाषा, बल गुणे बल के विस्थाप, मतलब बल और जो अक्ष पे बल लग रहा है उससे उसकी लंबवत दूरी, यही ना होगा, यही ना होगा। अब एक बात बताइए, दूसरे का मोमेंट वाला खत्म और दूसरे के और में दो पार्ट है। अगर आप मोमेंट को बताते हैं तो साथ में बलयुग्म के प्रॉपर्टीज को भी बताना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ देखिए अगर दूसरा का आप अ करते हैं तो आपको ये और ये दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, तब 5 नंबर काउंट होगा, 2.5 नंबर। वह कह रहा कोप्लेनर बलों के अधीन किसी बॉडी के संतुलन की सामान्य दशाओं, यानी याद करिए इसको मैंने क्या बताया था, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 और समेशन ऑफ एम बराबर 0, याद है ये कोप्लेनर फोर्सेज में बॉडी के संतुलन के सिद्धांत। क्लियर है। अब सुनिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये 5 नंबर ये हो गया, 5 नंबर ये दोनों मिला के। तीसरा कह रहा दो बल 10 किलो न्यूटन और यहाँ Q किलो न्यूटन एक दूसरे से समकोण बनाते हुए बॉडी पर लग रहा है। अगर परिणामी बल 20 किलो न्यूटन हो तो Q की मात्रा और परिमाण से इसका कोण। कितना आसान क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, 5 नंबर, ठीक है ना। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। हाँ तो ये बताओ, ये एक बल एक दूसरे से समकोण पर, एक यहां लग रहा है 10 और एक लग रहा है Q। पूछ रहा है कि अगर इनका परिणामी जो है परिणामी 20 हो, यानी हाई 20 हो, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर करोगे, एक 10 का स्क्वायर है, समझ लो 20 का स्क्वायर होता है 400, एकदम यही सॉल्व हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करोगे तो 400 और Q का स्क्वायर यानी 100 प्लस Q का स्क्वायर बराबर कर देंगे परिणामी का स्क्वायर 400, यहीं से Q स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा तो Q बराबर √300 आ जाएगा। खत्म Q का वैल्यू, Q का वैल्यू खत्म। समझ रहे हो बात को। अब उसका एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए जब ये 10 है और ये √ क्या है 300 है, तो tan इनवर्स 10 बटा √ क्या हो जाएगा 300, सॉल्व हो जाएगा यहां से एंगल। कितना आसान था। सुनिए ये बताइए, ये देखते देखते न्यूमेरिकल से आप लोग इतना, कई लोग बच्चे न्यूमेरिकल से परेशान थे, गजब, बहुत सही, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है, वेरी गुड। यानी यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ नहीं जाएगा, ठीक है, सॉल्व नहीं हो गया न्यूमेरिकल। अरे यार एक चीज पूछा है कि बॉडी पर लग रहा है तो परिणामी Q की मात्रा यानी क्वांटिटी और परिणामी बल से इसका कोण, यानी परिणामी बल से इसका कोण यही वाला ना होगा। इस वाले को निकाल दिए हम लोग, दिस बाई दिस tan इनवर्स ले लिए हैं, तो tan इनवर्स निकाल नहीं लोगे, हो गया क्वेश्चन, यही आया था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो जरा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं जितना करना चाहिए था, काइंडली डू, अभी तुरंत कर दीजिए। आइए अगला क्या कह रहा है, देखो इसमें से पूरा कर जाओगे, पूरा कर जाओगे, यानी 20 नंबर फिक्स हो गया। सुनो ध्यान से, 10 गुणा, अभी मैं ये नहीं न्यूमेरिकल को हटा भी दूं ना, अगर तुम्हारा मन नहीं है न्यूमेरिकल करने का तो ध्यान रखो थ्योरी से तुम 20 नंबर कर चुके हो, थ्योरी से तुम 20 नंबर कर चुके हो, ये ध्यान दो। अगर न्यूमेरिकल नहीं एकदम मतलब भेजे में घुस ही नहीं रहा है तब बात समझ रही ना। सर न्यूटन में, अरे जिसमें दिया रहेगा उसमें आएगा। ये 10 किलो न्यूटन है तो वो भी जो आएगा वो किलो न्यूटन में आएगा, सिंपल। अरे जिसमें ये दिया रहेगा उसी में वो आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला तीसरा कह रहा है घर्षण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू को परिभाषित करिए, वर्णित करिए। 5 नंबर, ये 5 नंबर नहीं है बल्कि में 2 क्वेश्चन है तो ये 2.5 नंबर कह लो। दूसरा है स्टैटिक फ्रिक्शन के नियम को परिभाषित कीजिए, वर्णित, 2.5 नंबर। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी रुकी हुई अवस्था में बॉडी पर जो घर्षण काम करता है, मैं दिखाऊंगा, ये कराऊंगा नहीं, मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं आज के पेपर में, मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, आई एम जस्ट इलेबोरेटिंग हाउ पेपर इज, कैसा पेपर आ रहा है, आसानी से करने वाले। लामी के प्रमेय को परिभाषित और वर्णित, कहीं भी डेरिवेशन नहीं है, यू डोंट नीड टू प्रूव एनी टाइप ऑफ थ्योरम। उसके बाद घर्षण के कोण और रिपोज के कोण को नहीं कर लोगे, रिपोज एंगल ऑफ, हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। एक झुके हुए खुरदुरे तल पर संतुलन बनाए रखे हुए बॉडी की दशाओं को स्केच के साथ समझाइए। एक झुके तल पर कोई बॉडी रखी गई है,
और वो जब फिसलने वाली होगी या स्टैटिक में होगी उसी की दशाओं पर वर्णन जो जो आप जानते हो समझाइए। तो माने अ भी है ब भी है, इसमें दोनों करना है, इसमें 3 क्वेश्चन है ही नहीं, अ ब दोनों करना है, तब आपको मिलेगा कितना 5, 2 गुणा 5 10 नंबर यहां से मिला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका, यहां पे देखिएगा ध्यान से, चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि पहला अ ब इसमें भी है, इसमें भी 2 गुणा 5 नंबर, यानी अ कह रहा है प्लेन फिगर्स के सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है, क्षेत्रफल का केंद्र। हाँ सर क्लियर कितने घंटे की है, क्या बोले हो भाई, क्लियर मतलब मैं समझा नहीं। अगला सुनो, सेंट्रॉइड बताना है, ठोस वस्तु के गुरुत्व केंद्र को एक सिलेंडर के उदाहरण के साथ वर्णित करिए। गुरुत्व केंद्र क्या होता है, एक सिलेंडर बना करके उसका गुरुत्व केंद्र कहां होता है वो समझाना पड़ेगा, कहां होता है। फिर एक ठोस अर्धगोले के गुरुत्व केंद्र को कैसे निर्धारित किया जा सकता है दिखाएं। ठोस अर्धगोला एक सेमी स्फेरिकल गोला है, कैसे निर्धारित करेंगे बताएं। आदर्श मशीन और वास्तविक मशीन का अंतर क्या होता है बताओ। आदर्श मशीन क्या होती है, खाली कमेंट कर दो जो लोग पढ़े हैं। ये तो एक लाइन की परिभाषा बताओ, आदर्श मशीन और वास्तविक मशीन। मैंने बोला था पीडीएफ का पूरा प्रश्न सॉल्व होगा, थ्योरी वाला भी और कल न्यूमेरिकल वाला, ठीक है ना। आज थ्योरी वाला होगा, कल न्यूमेरिकल वाला होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि आदर्श मशीन के वास्तविक मशीन का अंतर कौन लोग बता लेंगे बताएं। सिंपल है, जिसका एफिशिएंसी 100% हो वो आइडियल मशीन है, जिसका एफिशिएंसी 100% से कम हो वो रियल मशीन है। ये बातें कई बार हो चुकी हैं। व्हील और एक्सल के कार्य करने का सिद्धांत और उसका उपयोग, कई लोग कह रहे थे सर इस पर न्यूमेरिकल आता है, ये बताओ आया न्यूमेरिकल। व्हील और एक्सल के कार्य करने का सिद्धांत और उसका उपयोग, क्या मैकेनिक्स की लास्ट क्लास में व्हील और एक्सल को समझाया नहीं गया है। बताएं आप लोग कि सर व्हील और एक्सल कैसे काम, व्हील लगा रहता है, एक्सल उसके साथ जुड़ा रहता है। जब व्हील को हम लोग घुमाते हैं तो एक्सल उल्टा घूमता है तो उस पर भार चढ़ता है, इस पर रस्सा खींचते हैं तो उस पर भार चढ़ता है, और उसका हमने फॉर्मूला भी निकलवा दिया था, याद करिए, करे थे ना ये वाला काम। तो व्हील और एक्सल के कार्य करने का सिद्धांत और प्रयोग क्लियर है। अब 5वां क्वेश्चन, इसके भी हम लोग चाहें तो पूरा कर ले। एक मशीन के यांत्रिक लाभ और इफिशियंसी क्या होता है बताओ। मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशियंसी ईटा की परिभाषा पूछ रहा है, कितने लोग नहीं बता पाएंगे बताएं। अगर आप हमसे मैकेनिक्स की क्लास करते आ रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे इसको, बताइए, इसको नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमसे मैकेनिक्स की क्लास करते आ रहे हैं तो बता नहीं देंगे आप इस चीज को, बताइए। क्लास कितने घंटे की है, ये लगभग मान लीजिए 2.5-3 घंटे चलने वाली है क्लास, ठीक है ना। देखिए अभी जानते हैं मैं लाइव क्लास क्यों नहीं ऐसे बात करता हूं। देखिए अभी क्लासेस देखें, इन्होंने कमेंट किया, इनका कमेंट पढ़िए, अभी क्लासेस का कमेंट पढ़िए। आपको मालूम है, आपको इसी क्लास में पता चल जाएगा कि मैं लाइव क्यों नहीं आप लोगों से बात करता हूं। आपको इसी क्लास में पता चलेगा कि मैं लाइव क्यों नहीं बात करता हूं। कोई कभी भी उठ के आता है, वो कुछ भी बोल देता है, उसके मन में जो रहता है उस टाइम, हो सकता है ब्रेकअप हुआ रहे तो वो आके बोल दे कि सर मेरा दिल टूट गया है, इलाज करवा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ डाल दिया गया, टेलीग्राम में डाला गया, एप्लीकेशन में डाला गया, उसके बाद अनाउंसमेंट कई बार करी गई, लेकिन उन्होंने आके बोल दिया। बस यही एक वजह है कि मैं लाइव नहीं आके बात करता हूं, क्योंकि मैं मूड डिस्टर्ब हो जाता है। इतना एफर्ट करो, इतना मेहनत करो, अपने 7-8 सालों का अनुभव से काम करके बच्चों को दिखाओ, फिर बच्चा आएगा कुछ भी बोल देगा। तारीफ तो किसी से नहीं कहेंगे कि सिविल टेक वाले सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं ना, चुपचाप पढ़ेंगे लेकिन तारीफ कतई नहीं कर सकते हैं। और नौटंकी करना हो, देखिए आइए, ये हो गया पहला, मशीन का यांत्रिक लाभ और एफिशिएंसी बता लेंगे। सिंपल और कंपाउंड मशीन याद करो, सिंपल मशीन कंपाउंड मशीन के उदाहरण। सिंपल मशीन वो होती है लीवर वगैरह या ऐसे इस टाइप के मशीनें जो होती हैं सिंपल होती हैं। सिंपल का मतलब जिसमें मूवेबल पार्ट कम से कम हो। कॉम्प्लेक्स मशीन जो होती है या कंपाउंड मशीन, उनमें चल अंग ज्यादा होते हैं। याद करिए मशीन वाले में ये पार्ट मैंने पहले ही क्लियर की थी। वर्म और वर्म व्हील का वर्णन कीजिए। वर्म और वर्म व्हील बताया जा चुका है। मशीनों के नियम को परिभाषित करें, वर्णन करिए। मशीन का नियम P बराबर, याद करिए, लोड उठाने की क्षमता जो थी मशीन की
वो क्या थी कि वो लोड कितना उठाएगा, किस प्रयास से कितना लोड लगाएगा उसका। हाँ ठीक है, ठीक है। लेथ मशीन देखिए एक तरह की कॉम्प्लेक्स मशीन है। लेथ मशीन जो है वो एक तरह की कंपाउंड मशीन में आएगी, इन्होंने लिखा है। सिंपल मशीन में लीवर है, व्हील है, ये सब सिंपल मशीन में। लेथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मशीन। फिर अंत में पूछा है एक न्यूमेरिकल, ये 20 मीटर लंबे किनारों पर सरल आधारित बीम पर 40, 60 और 100 किलोन्यूटन के लोड बाएं सपोर्ट से क्रमशः 5 ये लगे हुए हैं, सपोर्ट पर प्रतिक्रिया ज्ञात करें। अब ये बताइए कि मैंने जो थंबनेल पर हम लोगों ने लिखा है 30/50, यानी कम से कम 30 नंबर थ्योरी से आएगा आज की क्लास से, ये मैंने लिखा है। बताइए 30 नंबर आया है कि इसको बढ़ाया जाए? कमेंट करिए कि केवल 30 नंबर ही आया है कि इसको बढ़ाया जाए, ये बता दीजिए बस। मुझे लगता है कि यदि दोनों न्यूमेरिकल छोड़ दें तो पूरा 50 नंबर का पेपर, पूरा 50 नंबर का पेपर आपको दिख रहा है यहां पे। इस पर कमेंट करिए आप लोग की क्या राय है। केवल एक पेपर से जज नहीं करना चाहिए, केवल एक पेपर से जज नहीं करना चाहिए, चूंकि 2019 के बाद फिर एमसीक्यू क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। 2019 के बाद 2 साल कोविड लग गया, तो फिर अगला पेपर सीधे हम लोग को 2022 का मिला। अगला पेपर हम लोग का 2022 का मिला सीधे। समझ गए बात को? मतलब समझ रहे हैं। इस नंबर को अगर हम लोग देखें तो मैंने 30 लिखा है, वो मिनिमम। मैं अपना कोई भी काम ज्यादा नहीं बताता हूं, कम से कम तो आएगा ही 30 नंबर। मैं ये कह रहा हूं आज की क्लास यदि आप अटेंड करते हैं, वी विल गेट मिनिमम 30%, तो 60%, 30 मार्क्स दैट मीन 60%। क्लियर है ना? तो आपने ये समझा कि 30 नंबर तो आज कंफर्म। अगला पेपर भी देख लीजिए जरा, अगला पेपर देख लीजिए। अगले पेपर में कहीं ऐसा ना हो कि सर एक पेपर में हो गया दोबारा में नहीं होगा। अब अगला पेपर में कह रहा है, थोड़ा पेशेंस रख के सुन लीजिए। न्यूमेरिकल की क्लास कल पूरी होगी, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल कल लगवाए जाएंगे, ये जान लीजिए। स्केलर और वेक्टर की क्वांटिटी को परिभाषित, घनत्व, दाब, बल, गति और एक्सेलरेशन की यूनिट को एसआई में लिखिए। बलों के बहुभुज का नियम उचित डायग्राम से समझाइए। विभिन्न प्रकार के सपोर्ट और बीम का वर्णन करिए। बताइए इसमें से अ का दोनों और ब। पूरा क्वेश्चन हम लोग का नहीं हो जा रहा है 10 नंबर यहां से। बस बोलते जाइए मेरे साथ, 10 नंबर पूरा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अगला कह रहा है घूर्ण के सिद्धांत की व्याख्या, उदाहरण के साथ इसके उपयोग। वैरिग्नान के प्रमेय को परिभाषित। समतलीय संगामी बल के संतुलन की कौन कौन सी स्थितियां, वहीं सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और एम 3 स्थितियां हैं। तीनों स्थितियां, दो बल F1 F2 एक बॉडी पर आपस में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रियाशील। यदि परिणामी बल का मात्रा इतना हो तथा इसका कोण 45 हो तो F1 F2 की मात्राएं ज्ञात करिए। लग जाएगा वही नियम लगा करके जो पैरेललोग्राम लॉ है उससे हो जाएगा क्लियर। पूरा बात समझ में आ रही है? तो ये भी पूरा 10 नंबर हमको दिख रहा होता हुआ। चलो न्यूमेरिकल छोड़ दिए, न्यूमेरिकल छोड़ दिए, हम कह रहे हैं कि मन एकदम नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे, तब भी 10 नंबर कंप्लीट है, तब भी 10 नंबर कंप्लीट है सिंपल क्वेश्चन के साथ में। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। क्या कह रहा है तीसरा वाला? क्या कह रहा है बताइए? तीसरा वाला क्या कह रहा है बताइए? यहां पे अगर आप देखें तीसरा वाला क्या कह रहा है, कह तो यही रहा है ये विभिन्न प्रकार के घर्षण और घर्षण बल, घर्षण गुणांक, घर्षण कोण वर्णन करें। 50 न्यूटन। अब इन दोनों से काम तो हो गया 10 नंबर, लेकिन न्यूमेरिकल देख लो। 50 न्यूटन मात्रा की बॉडी को 36 से 30 डिग्री वाले तल पर संतुलन की अवस्था में रखने के लिए उस पर तल के समांतर लगने वाले न्यूनतम बल की गणना करें। अगर बॉडी पर लगने वाले घर्षण बल की मात्रा 5 न्यूटन हो। घर्षण पर कितना? मैंने लैडर वाले क्वेश्चन करवाए, सीढ़ी वाले। सुनिए, क्या सीढ़ी वाले क्वेश्चन मैंने कराए आप लोगों को? सीढ़ी वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, लैडर वाला वो क्वेश्चन कराए। मार पता नहीं क्या क्या संतुलन। बच्चे कह रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल और मैं तो लगवा दूंगा, न्यूमेरिकल मैं और कठिन लगवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, मैं तो न्यूमेरिकल खूब लगवा दूंगा, लेकिन क्या आ रहा है वो देखो। सिंपल एक बॉडी पर बोल रहा है लगा हुआ है, आप इस पर 30 डिग्री पर, और 5 बोल रहा है कि 5 न्यूटन का बल इसका बॉडी पर लगने वाला घर्षण बल की मात्रा पर, यानी फ्रिक्शन 5 न्यूटन लग रहा है। अब इस बॉडी का कोई वेट है 50 न्यूटन की भार है, तो अगर ये 50 न्यूटन रहेगा तो इसका एक कंपोनेंट ये इधर वाला इसको इधर खींचेगा, यानी ये इस बॉडी का जो 50 न्यूटन की बॉडी है इसका एक कंपोनेंट इसको इधर खींचेगा। अब 5 न्यूटन इसको संभाल रहा है, तो बोल रहा है कि जब ये 5 न्यूटन इधर से लग रहा है तो ये तो गिर जाएगा ना, इसमें कितना बल और लगाया जाए। तो भाई इसका वैल्यू निकाल लो, उसमें से 5 न्यूटन घटा दो, जो बचेगा हो जाएगा सॉल्व। इजी क्वेश्चन। देखिए कोई आंसर भी बता दिया।
हो सकता है आंसर वही हो, क्योंकि ये 30 है ना, ये 30 है, तो ये अगर 30 है और ये 50 है, तो ये साइन का फॉर्म होता है, तो 50 साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 25, और इधर अगर 25 लग रहा है, इधर से 5 हटाएगा तो 20 न्यूटन और चाहिए। कोई आंसर भी बताया, वेरी गुड, कौन था, कोई बताया था, डिलीट क्यों किए हो, सही है यार तुम्हारा आंसर, एकदम सही बताए हो तुम। इधर से 25 लग रहा है, क्योंकि साइन अगर लोगे तुम 50 साइन 30 डिग्री, तो 25 25 इधर लगा, 5 उधर गया, तो हमको अब तो रुकेगी नहीं, तो कितना लगाया जाए, 20 और लगाना पड़ेगा। पूछा है हमसे कि संतुलन की स्थिति में रखने के लिए लगने वाले न्यूनतम बल का मान, यानी ये कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। समझ गए, वेरी गुड, ठीक है अतुल। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल में कितना इजी क्वेश्चन आया, देख लो अपने से। अब बात करते हैं अगला, फिर वही व्हील और एक्सल, कार्य प्रणाली का सिद्धांत, उपयोगिता, ठोस कोण सॉलिड कोण का गुरुत्व केंद्र कैसे निर्धारित करेंगे, प्लेन फिगर के सेंट्रॉइड से आप क्या समझते हैं, सेंट्रॉइड, ठोस वस्तु गोला अर्धगोला और सिलेंडर के स्केच, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 10, खाली डायग्राम बना के उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना, डायग्राम बना के सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है बस प्लेन फिगर्स में। उसके बाद बोला कि सरल मशीन और कंपाउंड मशीन, पिछले पेपर का पूरा कॉपी, कंपाउंड और सरल मशीन में अंतर क्या, उदाहरण क्या है, सरल मशीन में लीवर आ जाएगा, व्हील एक्सल जो ऊपर है, और आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंपाउंड मशीन लेथ मशीन आ जाएगी। रिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग, क्या इसका कोई डेफिनेशन बताएगा, रिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होती है, कोई बताएगा इसमें क्या होता है। रिवर्सिबल वो जिसमें लोड लगाने पर, जैसे हम लोग पुली वगैरह को खींचे छोड़े तो वापस चला जाएगा, अगर कोई लोड को हम ऐसे खींच रहे हैं छोड़े तो वापस चला जाएगा, तो उसको कहते हैं वो रिवर्सिबल मशीन है, उसमें से लोड वापस लौट जाता है। कई मशीनें सेल्फ लॉकिंग होती हैं, सेल्फ लॉकिंग का मतलब जितना खींचे हैं छोड़ भी देंगे तो वहीं पर रुकेगा, फिर खींचेंगे फिर आएगा रुकेगा, इस टाइप से मशीनें होती हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग सेल्फ लॉकिंग, अपने आप लॉक। फिर अगला क्वेश्चन लास्ट पार्ट में बोला, क्या बोला, लास्ट पार्ट में हम लोगों से क्या बोला बताइए, लास्ट पार्ट में हम लोगों से क्या बोला, प्रयास और गतिक अनुपात को परिभाषित और वर्णित करें। पहला, उच्चतम यांत्रिक मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा से ज्यादा और उच्चतम इफिशियंसी को समझाइए, हाई मैकेनिकल एडवांटेज और हाई इफिशियंसी को बताना है। वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, सेकंड पुली सिस्टम के बाद यही वाला टॉपिक पढ़ाया गया था, डिफरेंशियल पुली के बारे में, पुली सिस्टम और इनके उपयोग का वर्णन, 3 तरह के पुली सिस्टम होते हैं और इनके क्या उपयोग होते हैं, भार उठाने के काम आता है और मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाता है। 15 मीटर लंबे दोनों किनारों पर एक बीम, बार बार बीम का एक क्वेश्चन आ रहा है, रिएक्शन निकालने वाला, रिएक्शन निकालने वाला, जिस पर कि आगे मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार। आप इस पेपर को भी देख के यदि दोनों न्यूमेरिकल छोड़ दें तब भी देख रहे हैं 50 नंबर आ जा रहा है, तो यार 50 में से तुम 35-30 नंबर नहीं ला सकते हो, बस इतना बता दो, 35-30 नंबर नहीं ला सकते हो, इतना बता दो। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। अब आते हैं हम लोग आज के अपना जो क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया था, थ्योरी में जो क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया था, हाँ उस क्वेश्चन को ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन